अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और ये भी बात बार बार दोहरा के आप लोगों को बोर ही करता रहता हूं कि मैं फरहान यूसुफ हूं, और मुझे पता है कि आप लोग इससे बोर भी होते हैं और समझते हैं कि भी मैं शायद ये समझ रहा होता हूँ कि आप लोग मेरा नाम भूल चुके हैं, लेकिन इससे बेबाद डिफाइन करना मेरा एक फर्ज बनता है। अभी आप लोगों को बताऊं कि मैं फरहान यूसुफ ही हूँ, कोई और नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा, तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लें आप लोग। ठीक है, जल्दी से करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है अपने जो चैप्टर था जिसको हमने स्टार्ट कल करना था लेकिन वो नहीं कर सके, आज हम उसको लेके चलेंगे आगे। ठीक है, उसको हमने आज कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो कवर कर सके। चैप्टर नंबर हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हमारे पास जो बनता है फ्रॉम फर्स्ट ईयर। ठीक है, वो तो हमने कर दिया खत्म। ठीक है, और वो ही उसी का मेजर प्रॉब्लम था आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया होता है, तो स्किप किया होता है ऑप्शन के कहते हैं ना कि भी जो ऑप्शंस आपके पास होती है ना कि भी किसी एक चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो, बाकी के थ्रू आप अपना कर लेते हो पूरा। तो वो आपने कर दिया है सर, हमें आपका इंट्रो याद हो गया। याद हो जाना चाहिए थी, याद होना चाहिए लाजमी तौर पे, इतने दिन तो हो गए पढ़ाते हुए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा भी चले भी, तो हमने आज से ऑनवर्ड जो है केमिकल इक्विलिब्रियम उसको डिस्क्राइब करना है और उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो चलना है, अभी फिगर अभी 10,000 में शामिल आज लेक्चर के बाद होना है। अभी इतनी अर्ली नहीं आप लोगों ने मुझे ना कॉन्ग्रेचुलेशन कहनी है, ये लेक्चर के बाद कीजिएगा। ठीक है, सर मेरा टेस्ट नहीं ओपन हो रहा अभी, क्यों क्यों मरियम क्यों ओपन नहीं हो रहा था, आपको बताना है। ठीक है, हाँ भी हुआ, अभी होना है। अभी तो यार 9,953 अराउंड मेरे ख्याल से है। ठीक है, ये फिगर है। इस लेक्चर के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इट्स नॉट कंप्लीटली के भी जो क्या कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस लेक्चर के बाद हो जाएगा। डिपेंड करता है स्ट्रेंथ के ऊपर। इस पर स्ट्रेंथ बड़ी ढील डाली है, जल्दी जल्दी लेक्चर को ज्वाइन करो ताकि हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर सके। सर जी हमने बादाम खाए हैं, वो भी इसलिए यार देखो खुद खाते रहते हो, अकेले अकेले खाते रहते हो, ना किसी टीचर से पूछते हो, ना मुझसे कोई पूछता है। मैं कल भी ये बात जो है आप लोगों से गोश्त गुजार आपकी की है मैंने कि भी कुछ जो है ना, अगर खाने पीने का आइडिया हो तो कुछ शेयर भी कर लिया करो, लेकिन आप हो कि बस वो कह रहे हैं ना कि भाई जलती पे पानी छिड़कना, उससे कहते हैं यही होता है, इस तरह से होता है ना भाई। और इसके साथ साथ जख्म पे भी नमक छिड़कना, ये कुछ होता है। ठीक है, आई थिंक ये होता है, मुझे वैसे इतनी जो है वो मुहावरे आते नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरह काम करते हो आप लोग, बता के कि हमने ये भी खाया, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्टार्ट कर लें जल्दी से, क्योंकि स्ट्रेंथ हमारे पास हो चुकी है, अब फोरम पूरा होने लगा है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। रिव्यू जरूर देंगे, अभी जरूर दीजिएगा। अच्छा चले भाई, बिरयानी तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं डिस्कस कर सकता। अगर वो डिस्कस किया तो मेरा लेक्चर वैसे ही चला जाएगा। अच्छा भी, केमिकल इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट करना है। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, जरा जी हम डिस्क्राइब करेंगे पहले तो, और उसके बाद फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्शंस को भी डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हमारा इस पूरे चैप्टर में जो कंसर्न है वो इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, इनके हवाले से ही हमने बात करनी है। ठीक हो गया, तो केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्राइब करना है जी। अच्छा जनाब, तो फर्स्ट इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए कन्वे कर देता हूं और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे। देखो, चैप्टर नंबर है ये 8, जिसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इस केमिकल इक्विलिब्रियम की जहां तक बात है, ठीक है, तो इसमें अगर हम जरा थोड़ा सा इसको गौर करें तो इस चैप्टर के अंदर जब भी हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो आपने खुद से जहन में ये लाना है कि हम रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने हमेशा जब भी आपसे कहा जाए कि केमिकल इक्विलिब्रियम के मुताबिक हम डिस्कशन करने लगी हैं, ठीक है, तो हमेशा आपने क्या करना है, रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करनी है। फर्स्ट हमें पता होना चाहिए रिएक्शन होता क्या है। रिएक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कि हमें जो है पता चल रहा हो कि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या थे और उनसे मिलने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या बना। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है हमारे रिएक्टेंट्स। ठीक है, वो आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्शन की वजह से फाइनल प्रोडक्ट बन रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, इंटरेस्टिंग से सुननी भी आप लोगों ने। ठीक है, चावल, ठीक है, उसमें मसाला, बिरयानी मसाला, ठीक है, उसमें हम थोड़ा सा नमक डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है, उसमें चिकन डाल देते हैं, लेट्स सपोज हम चिकन बिरयानी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको मिलाएंगे, कुक करेंगे, ठीक है, इनके थ्रू फाइनल हमारे पास बिरयानी बनेगी। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे रिएक्टेंट थे, जो फाइनल प्रोडक्ट वो बना, यानी जो बिरयानी बनी वो हमारा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब जहां तक रिएक्शन की बात है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मेनली तौर पे हम कहते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, ठीक है,
वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास है रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन और एक हमारे पास इरिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। हम दोनों के हवाले से थोड़ा सा एक कंपैरिजन करेंगे आज डिस्कस, ठीक है, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता क्या है। फिर इसको बेस बनाते हुए हम केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे, इसकी डिफरेंट टाइप के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे अपने लिए, ठीक है, और फिर उससे आगे जो है वो हम मेंशन करेंगे। ठीक हो गया सर? ये बता दें कि अगर मेंशन ना हो कि कैसे पता चलेगा कि एसिडिक या बेसिक मीडियम है। मजीद ये तो कल का क्वेश्चन था, चलिए फिर भी हम कह देते हैं, इसके मतलब बता देता हूं आप लोगों को कि देखो, अगर ऐसा हो कि आपको स्टेटमेंट में क्लैरिफाई ना किया जाए, ठीक है, तो कम से कम आपको एक रिएक्शन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा और उस रिएक्शन में आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एसिडिक मीडियम के अंदर हो रहा है रिएक्शन या बेसिक मीडियम में हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आपको ना तो स्टेटमेंट में क्लैरिफाई किया जाए कि मीडियम आपको कौन सा है, ना आपको रिएक्शन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। इन दोनों जो है हम कहते हैं इन दोनों की एब्सेंस से तो आप वैसे ही ब्लैंक हो जाएंगे, किसी तरह से भी आप उसको एसेस नहीं कर सकते, फिर तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन आयन मेथड था वो वैसे ही नहीं नकारा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो कम से कम इनमें से कोई एक ऑप्शन जरूर विजिबल होगी, या तो वो स्टेटमेंट में क्लैरिफाई कर दे या रिएक्टेंट के थ्रू आपको बता दे कि आपका रिएक्शन मीडियम क्या है, या रिएक्शन साइन के ऊपर मेंशन कर दे एसिडिक या बेसिक मेंशन कर दे। ठीक हो गया? तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो विदाउट मेंशनिंग द पर्टिकुलर, ठीक है, हम कहते हैं कि भी हमारे पास रिएक्शन कंडीशन थी कि आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है भी। अच्छा, मैं आप लोगों को अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा है और आप लोगों ने इसको बहुत दफा पहले भी पढ़ा होगा। तो हम जस्ट ब्रीफली तौर पे इसको गो थ्रू करेंगे ताकि हमें अंदाजा हो जाए और फिर हम आगे जो है वो मूव कर सकें, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है इरिवर्सिबल। ठीक है भाई। अब ये रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस कौन से होते हैं? रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें हम ये कहते हैं कि रिएक्टेंट्स तो होते ही रिएक्ट करने के लिए हैं, आपस में मिलने के लिए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इनसे जो प्रोडक्ट बन रहा होते हैं, ठीक है, वो भी हम कहते हैं कि भाई वो भी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, वो भी आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और वो वापस अपने आप को रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हम कह सकते हैं कि वो टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो दोनों तरफ प्रोसीड कर सके, ठीक है, वो फॉरवर्ड भी जा सके, वो रिवर्स बैक भी हो सके, इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं इट्स कॉल्ड रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी। हम यहां लिखेंगे कि दैट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस, प्रोसीड इन बोथ बोथ डायरेक्शन, ठीक है जी। बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड भी जाएगा, रिवर्स बैक भी होगा। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं दे आर दीस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। और अगर हम इरिवर्सिबल की बात करते हैं भी, जल्दी से राइट कर लेते हैं, इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट प्रोसीड ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक से मूव करता हो, जस्ट वन डायरेक्शन में मूव करता हो, जिसमें सिर्फ रेक्टेंट कंबाइन होते हो, प्रोडक्ट ना बने, ठीक है, इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। और जब तक हम बात करते हैं किसी की रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डबल एरो के साथ शो करते हैं, इसको हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जहां तक बात हमारे पास इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन की है तो सिंगल एक एरो के साथ इसको हम शो कर रहे होते हैं। बाकी कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हो सकती हैं, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिव। ये रिएक्टिव होते हैं भी, प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होंगे भी, रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स आर रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या होगा? प्रोडक्ट्स आर स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है कि जो लेस रिएक्टिव होता है, यानी जो रिएक्शन का अमल नहीं शो करता है, इसको हम कहते हैं इट्स स्टेबल, ठीक है। सो वो इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे?
वो बेसिकली तौर पे हम कह सकते हैं समहाउ कि वो स्टेबल होंगे प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अनस्टेबिलिटी होती है प्रोडक्ट की, यानी कि वो रेक्टिव टाइप ऑफ जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, ठीक है। जहां तक बात हमारे पास इक्विलिब्रियम की है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जहां तक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात है तो रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम डेवलप हो सकता है, क्योंकि इरिवर्सिबल में केमिकल इक्विलिब्रियम एब्सेंट होता है। यहाँ लिख लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट, ठीक है। और यहां हम कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये एब्सेंट है, ठीक है भाई। यहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होता, जबकि इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास होता है, ठीक हो गया। हम केमिकल इक्विलिब्रियम इसमें देख रहे होते हैं कि डेवलप ये इसमें होगा, ठीक है। बाकी रिएक्शंस के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, वो तो आप लोग देखते रहेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। यहां तक बताएं कि क्या आप लोगों को ये कंपैरिजन समझ आ चुका है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का? इट्स टू बेसिक, ठीक है, लेकिन फिर भी समहाउ थोड़ा बहुत रिफ्रेश करना जरूरी था, क्योंकि हम इसकी बेस पर, इस जो है टार्ट की, इस पॉइंट की बेस पर आगे चलते हुए केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे। सर सेकंड पॉइंट का मतलब समझा दें सना, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? सेकंड पॉइंट तो हमने लिखा था कि जो रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन हैं उनको इस साइन के साथ शो करते हैं जो डबल एरो होता है, ठीक है। और जो इरिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन होते हैं वो सिंगल डायरेक्शन के अंदर जो है प्रोसीड करते हैं, तो इनको सिंपल एक ही एरो के साथ शो किया जाता है। होमोजेनस हेटेरोजेनस इक्वेशन मैं आपको बताऊंगा शरीका आपको, उसमें थोड़ा लेटर ऑन जाएंगे। हम जब केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे, तो उसमें हमारे पास होमोजेनस और हेटेरोजेनस आ जाएगा। बाय द वे सर रमीज बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेकंड ईयर में नबील, हाँ वैसे सही कह रहे हो यार, पोइट्री के मामले में उसने मुझे बहुत तंग किया था। चले कोई बात नहीं, ठीक है भाई। एक फिल्म का बता दें, अभी मानू बताना है, अभी इसके बाद हम वहीं पर जाएंगे। जल्दी से भी बता दें, कोई मसला है तो डिस्कस करें, तो मैं इसको रेज करूंगा और मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे, उसके बाद कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और फिर लेकर ऑन हम चलेंगे आगे। तो मैं आप लोगों को ले जाऊंगा टूवर्ड्स किस तरफ? टूवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। भाई इतना स्पीड बोल रहा हूँ यार, मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। जरफशान आवाज नहीं आ रही आपको? मेरे को लगता है कि भी आपकी जो है ना सर, आई हैव अ क्वेश्चन, टू क्वेश्चन, पिक करें क्वेश्चन सर ना। मुझे लगता है कि भी आवाज इतनी ज्यादा तेजी से कि आपकी कहीं कान शान ना हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको मैं रेस करने लगा हूँ। नेक्स्ट चलेंगे सर, रिवर्सिबल में कहीं कहीं दफा ऐसा होता है कि क्या होता है भाई, ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है कि एरो शॉर्ट करते हैं, वो इसलिए होता है हैदर, बिल्कुल आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन किया है। कभी कभार ऐसा होता है रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर हम एक एरो बड़ा लगाते हैं, एक एरो छोटा लगाते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कम है, एक्सटेंट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन ज्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेक्टेंट जो है वो स्टेबल है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, इसलिए वो बहुत कम जो है रेक्ट करेंगे आपस में, और प्रोडक्ट क्योंकि अनस्टेबल है तो वो जल्दी से रेक्ट करेगा। हम कह सकते हैं समहाउ कि ये इस तरह से हम इक्विलिब्रियम को भी शो कर रहे होते हैं कि इक्विलिब्रियम किस तरफ ज्यादा झुके, उसका झुकाव किस तरफ होगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन जो है वो मोर कन्वीनियंटली किस डायरेक्शन मूव करेगा। सो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं कि इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है वो हम कहते हैं कि डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंट स्टेबल है समहाउ, प्रोडक्ट ज्यादा अनस्टेबल एज कंपेयर टू रेक्टेंट, इसलिए हमारे पास रिवर्स सेक्शन ज्यादा फ्रीक्वेंटली तौर पे होगा। सर इरिवर्सिबल के प्रोडक्ट को किसी रीजन के थ्रू कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताया था कि जो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट जो बनता है इट इज मच अनस्टेबल, इसलिए वो वापस रिवर्स बैक होगा। जी क्लियर हो चुका है? चलें भी आगे चलते हैं, फिर अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, भी बातें आपने नहीं करनी है ना, ठीक है। चलें भाई, मैं अब नेक्स्ट मूव करूंगा आगे, मैं आपको इक्विलिब्रियम बताऊंगा कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, और उसके बाद उसकी डिफरेंट टाइप्स बताऊंगा। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हम। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? फर्स्ट हम इसको डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम इसके डिफरेंट टाइप्स की तरफ को मूव करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, ठीक है। अब देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने से पहले एक टर्म का आपको जरूर पता होना चाहिए, जो कि है रेट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब रेट का मतलब क्या होता है?
रेट ऑफ फ्रिक्शन भी लास्ट पॉइंट हमारे पास ये था आमना, अगर जो मैं इसको रेस कर चुका हूँ, मुझे नजर आ रहा है, हाँ भी नजर आ रहा है। हम ये कहते हैं कि रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम डेवलप होगा और इरिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं होता। रिवर्सिबल में क्यों होता है? क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स फ्रिक्शन जो है दे बिकम्स इक्वल एट दैट स्टेज। ठीक हो गया? क्योंकि हमारे पास रिवर्स फ्रिक्शन के अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स फ्रिक्शन दोनों मूव करते हैं, इसलिए इसमें आएगा इक्विलिब्रियम, इरिवर्सिबल में नहीं आएगा। 3 और 4 पॉइंट प्लीज देखा, बहुत लेट कर दिया ना आपने साना। एक पॉइंट ये था कि जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन की, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है इट इज हाईली अनस्टेबल। रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो उसमें अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब रिएक्टिव होता है, रिएक्ट करता है ताकि अपने आप को दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सके। और इरिवर्सिबल में हम कहते हैं कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है इट इज मच स्टेबल, सो इट विल नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ बैक इनटू द इनिशियल रिएक्टेंट। ठीक हो गया? क्लियर हो चुके आप लोगों को? अब मैं रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा था। रेट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब सिंपली टॉपिक क्या होता है? रेट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब है द स्पीड ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? रेट ऑफ फ्रिक्शन मींस द स्पीड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, by which reaction will move, ठीक है, and reactants will convert into the final product। ठीक है? हम कहते हैं कि वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, कि जिसमें reactants जो है they will combine together to make product, it is called rate of friction, speed of friction जिसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है? हम यानी कहते हैं सिंपल रेट ऑफ फ्रिक्शन मींस स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है? आपको पता होना चाहिए स्पीड ऑफ फ्रिक्शन इसको हम कह रहे होते हैं। ठीक हो गया? और जहां तक हमारे पास रेट ऑफ फ्रिक्शन की बात है, ठीक है, तो इसके जो यूनिट्स हमारे पास होते हैं, होते हैं मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। इसके ये यूनिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ये इसके क्या है, हमारे पास यूनिट्स हैं। रेट ऑफ फ्रिक्शन के हमारे पास ये यूनिट आएंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, या ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ठीक है, इट्स कॉल्ड सिंपल रेट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा एक्स के साथ, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेट्स सपोज। ठीक है? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? इसको हम रेट ऑफ फ्रिक्शन का नाम देते हैं। और आप जानते हैं कंसंट्रेशन को हम मोल पर डीएम क्यूब से लिख रहे होते हैं। सर जी, कल वाले टेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आपको इसका ना लास्ट नाम दूंगा मैं। ठीक है? कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई? कल थोड़ा सा ना मैं लास्ट में आपको टाइम दूंगा, उसमें आप मुझसे पूछूंगा। ठीक है? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? रेट ऑफ फ्रिक्शन क्लियर हो चुके हैं आप लोगों को? अगर समझ आ चुकी है तो क्लियर मेंशन कीजिएगा ताकि हम आगे मूव कर सकें। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन जो है टाइम, चेंज इन टाइम। तो इसके लिए हम कहते हैं फिर मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट है और टाइम का सेकंड है, तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड जिसको हम कह रहे होते हैं। ठीक है? सर लिसन मी केयरफुली, सर जी प्रोडक्ट कैसे रिएक्ट कर सकते हैं भी देखो यार, एक्टिव देखो यार, अमोनिया की बात कर लेते हैं। N2 plus CH2 it will form रिवर्सिबली अमोनिया। तो अमोनिया रिएक्टिव था, वो हम कहते हैं अनस्टेबल था, तभी तो अपने आप को रिएक्टिव में कन्वर्ट कर रहा है। अगर ये रिएक्टिव ना होता, स्टेबल होता, तो कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होना था? इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होता है इट इज हाई एक्टिव। एक्स मींस देखो रुबाब, एक्स का मतलब होता है कंसंट्रेशन। ये हम कह सकते हैं कि अगर हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन से शो करेंगे हम इसको, क्योंकि नेगेटिव साइन शो करता है कि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अगर हम बात करें इन रेफरेंस टू प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्रिक्शन। सर केमिकल इक्विलिब्रियम का बता दें, से पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दे रही है मुझे। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात देखो मैंने आपसे कही थी आमना, सिर्फ रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम होता है। अभी हमने इसको डिफाइन भी करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो स्टेज किसी रिएक्शन के अंदर कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाए। तो फॉरवर्ड और रिवर्स कब होगा? जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, यानी फॉरवर्ड भी जाएगा रिवर्स भी जाएगा। ठीक है? तब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम डेवलप होगा। इरिवर्सिबल के लिए ये टर्म यूज नहीं होती, ये मैंने कहा था आपसे। ठीक है भाई? अच्छा सर वेट प्लीज, मेरी मामा की कॉल आ रही है। चले भाई, हाँ भी क्लियर हो चुके आप लोगों को? सर स्पॉन्टेनियस आर रिवर्सिबल लाजमी नहीं है, हाँ हम समहाउ कह भी सकते हैं। सर मैसेंजर पे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर सकते हैं, कर सकते हैं शरीक, आप जरूर कर सकते हैं। अभी क्लियर हो चुके आप लोगों को? रेट ऑफ फ्रिक्शन क्लियर मेंशन कर दें यार, आप लोग जल्दी जल्दी बताएं ना ताकि हम आगे चल सकें। जल्दी बताना है आप लोगों ने, छेती छेती है। वो मुझे पंजाबी कम आती है लेकिन मैं फिर बोलूंगा छेती छेती। दसो तुसी के थानू क्लियर हो गया कि नहीं होया?
अच्छा जल्दी से शाबाश। हाँ भाई, ठीक हो गया, चलें जनाब। अच्छा, आज रात वाला टेस्ट की टाइमिंग क्या है? वो यार 6 बजे होती है, ठीक है। चलें भाई, रिपीट रिपीट करने का कह रही है, रिएक्शन रिपीट कर दें। रुबाब ये रिएक्शन की बात कर रही हो, उसकी रिपीट कर दें। अमोनिया जो है इट इज रिएक्टिव, इट इज अनस्टेबल, सो दैट इज व्हाई इट डिसोसिएट इनटू रिएक्टेंट, ठीक है। और अगर आप इसकी बात कर रही हैं तो इसमें मैंने कहा था कि x रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन, सो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज सिंपली कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम रेट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सर फॉर्मूला रिपीट कर दें, हेडर बता दिए मैंने आप लोगों को, आप बता दें भी, आगे चलें हम, चलें आगे, आगे चलो तुसी, ठीक है भाई, चलें आगे चलते हैं हम। सो मैं इसको रेज करूंगा, ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, इसको रेज करूंगा। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे। अच्छा पहले इतना कर लेते हैं कि एक पैकेज छोटा सा बनाया हुआ है, वो मैंने नहीं बनाया, मेरे किसी स्टूडेंट ने बनाया हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट ने बनाया हुआ है, तो वो आप लोगों की स्क्रीन पर लेकर आऊंगा और फिर उसके बाद जो है आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। तो इनकी स्क्रीन पर एक दफा पैकेज को दिखा दें, एक यहाँ पर एक वीडियो है, वीडियो दिखा दो, कर दी कर दी, मेरी बात नहीं। कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है। तो जीसीयू में बीएस ऑनर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने एडमिशन लिया, तो मेरे टीचर्स लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी में जाके टीचर्स आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। सब्जेक्टिव टेस्ट भी हुआ करेगा, उसकी ग्रेडिंग भी हुआ करेगी और उसके लिए हम कंप्लीट आपको फर्दर गाइड भी करेंगे। तो मुझे आज भी याद है, मैं ना प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था गांव में। अच्छा। तो प्राइमरी स्कूल में ना वो यूनिफॉर्म होती थी येलो कलर की, शायद आपने पहनी हो, शायद आपको लाहौर के यहाँ प्राइवेट पढ़े होंगे तो आप टीचिंग करते हैं। हमारा प्राइवेट स्कूल था। प्राइवेट स्कूल था। हाँ, उसमें करते हैं। मेरे वालिद गवर्नमेंट टीचर थे, मेरी वालदा गवर्नमेंट टीचर है। हाँ, तो इसलिए हमें सारा घराना ही बिल्कुल ऐसे ही टीचर का घराना और टेस्ट के अंदर जाएगा। तो इस तरह के हम एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। या सिंपल ये कह सकते हैं कि देंगे। मैं हूँ रिजवान अहमद और ये लाइव ट्रांसमिशन जो पाकिस्तान में पहली दफा किसी भी अपने गैसियस सब्सटेंस का जो कि हमने एज अ प्रोडक्ट के तौर पे हासिल किया, उसका प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो वो सम ऑफ टू थिंग्स होगा, एक तो ड्राई गैस है, ये वाला गैस, ये वाली गैस, ठीक है, इसका प्रेशर होगा, और एक उसी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और इस वक्त जो चीज हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब हमने फर्स्ट वीडियो स्टार्ट की थी, हमने ये बात देखी थी कि हमारे प्रोवाइड किया है उनके मुताबिक तमाम टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और एमसीक्यूज जो है वो देंगे मेडिकल और डेंटल कॉलेज। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का डिफरेंट एकेडमीज के अंदर, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर, तो इसीलिए वो अपने प्लान के मुताबिक ही चलेंगे। तो आप लोगों ने ये घबराना नहीं है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा या सिलेबस हमारा पीछे है। Basically, it was founded by Zishan Adil, Arush Tajalla, and Osama Sheikh, Bisma Maham. जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे लिए जिन्होंने अप्लाई किया था कंपटीशन के अंदर, इस इनाम के अंदर अप्लाई किया था, वो तमाम स्टूडेंट्स अगर वो देख रहे हैं कि मेरी बात सुनो। अच्छा, तो आप लोगों को दुआ से वेलकम करता हूं। और आप लोगों ने एक छोटा सा पैकेज देखा जो मैंने नहीं बनाया हुआ, ये मेरे स्टूडेंट ने बनाया हुआ, रोहा खान, जो कि हमसे इकेडमी पढ़ती रही हैं और इसके अलावा मुझसे वो पहले इकेडमी पढ़ती रही हैं। तो उन्होंने मेरे लिए रात को ये पैकेज बनाया था। मैंने समझा, बेहतर समझा कि यार एक अच्छा पैकेज बना हुआ है, तो आप लोगों को डिस्प्ले कर दूं, क्योंकि एक आप लोगों से सजेशन ली थी रात को कि भाई आज का दिन जो है, यानी आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा यूनिक भी है, मतलब कि एक हम कहते हैं ना भाई एक मार्क लैंड अचीव करने वाला एक जो है क्योंकि कैंपस पे फर्स्ट टाइम किसी टीचर के 10,000 रिव्यूज भी हो रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है कैंपस के लिए, ठीक है। और दूसरा ये
कि मेरे भी रिव्यूज 10,000 हो रहे, तो मेरे लिए भी, कैंपस के लिए भी अचीवमेंट वाली बात है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आप लोगों से ये चीज शेयर करना जरूरी थी, ठीक है। अच्छा सही हो गया। चले वापस आते हैं, अब फीस भी ले लेंगे यार, पहले तो पढ़ना है हमने, ठीक है। अच्छा देखो, हम इस वक्त बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने आपको सबसे पहले डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी डिफरेंट क्लासेस की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। हम कहते हैं कि मैंने भी आपको बताया भी था कि केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर होती है, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर जो है ये स्टेज डेवलप होगी, ठीक है। और ये कब होती है कि जब हम कहते हैं कि जो दो रिएक्शंस मूव कर रही हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए और बी, ये मिलके अपने आप को सी और डी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जिस रेट के साथ, जिस स्पीड के साथ ये रिएक्टेंट्स आपस में एक दूसरे से कंबाइन होंगे, कंज्यूम होंगे, ठीक है, इसी स्पीड के साथ, इसी जो है हम कहते हैं कि रेट के साथ जब ये प्रोडक्ट डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट होगा, तो हम कहते हैं कि इस डायरेक्शन, इस स्टेज पर, इस लम्हे पर हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। सो इट्स कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। मैंने ट्रीट की बात नहीं देखी थी, मैं ट्रीट की बात बिल्कुल नहीं देख रहा ना, मैं आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं वो इग्नोर कर रहा हूँ। यहाँ पर एक दफा स्टाफ जो है ना, यहाँ पर वो भी बताना, वो जरा शौक खासा हो रहा है कि हमें कोई ट्रीट मिलने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, सो ए और बी आपस में कंबाइन होते हैं, सी और डी प्रोडक्ट बनता है, सी और डी प्रोडक्ट जो है ये डिकम्पोज होता है और ये दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। इसको रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और ये रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन जो है, इसमें जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होगा, सो इट्स कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ आइए आप लोगों को, आप समझ आइए आप लोगों को। आज कैंपस के का रूम देख लिया, अच्छा देख लिया, मुझे बताएं ये समझ आई या नहीं समझ आई है। स्पीड तो पॉसिबल नहीं है, आप सारे स्टूडेंट्स को लोड करवा दें। भाई पहले ही रमीज जो है बेचारा लोड के ये परेशान हो रहा है, हालांकि चलो फिर देख लेते हैं, करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, मैं कंफ्यूज नहीं होता यार, जितना भी कंफ्यूज नहीं हूँ। अच्छा चलिए, मुझे पहले बताएं कि ये समझ आ गया आप लोगों को, केमिकल इक्विलिब्रियम समझ आ चुका है, तो मैं इसकी डिफरेंट टाइप से जाऊंगा, या क्लियर मेंशन करो, बाद में देखेंगे, ठीक है भैया। अब बताएं जल्दी से कि इसको समझ लिया आप लोगों ने, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट तरीके चलूं, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, क्योंकि इससे आगे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन भी आज ही पढ़ना है। चलिए जल्दी से बताएं सर जी। एक आपसे ये तो उम्मीद थी कि फिर देंगे। अच्छा चलें कर लेते हैं, कुछ तो कर लेंगे ना। आप पहले ये बताएं कि ये समझ आ चुकी है, शुक्र है क्लियर हो चुका है। तो मैं रेज करूंगा सना, बाद में क्वेश्चन नहीं करना, अगर क्वेश्चन करेंगी तो फिर वो ये है कि रेज हो जाएगा, फिर क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि फौरन किया करो। सर दूसरे को देनी चाहिए अचीवमेंट, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, हाँ दूसरों को देनी चाहिए भाई, हमारी अचीवमेंट है, हमारी अचीवमेंट है, दूसरों को देनी चाहिए, ठीक है। चले ठीक हो गया, चले भाई इसको रेज करेंगे हम। अच्छा, अब हमारे पास इसकी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम की दो डिफरेंट टाइप्स हैं। एक हमारे पास आता है भी डायनेमिक और एक आता है स्टैटिक, ठीक है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं इसको, हमें एक को, ठीक है, और एक को स्टैटिक कहते हैं। अच्छा उससे पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ मेजर पॉइंट्स है जो मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहूंगा। फर्स्ट वन है इट इज एस्टैब्लिश्ड ओनली इन क्लोज सिस्टम। इसका मतलब सिंपली क्या होता है, इट इज एस्टैब्लिश्ड, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन क्लोज सिस्टम। अब इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, क्या आप लोगों को वो जो एवेपोरेशन वाला प्रोसेस था वो आपको याद है? आपने क्या किया था, एक बीकर में एक लिया था वाटर यानी कि लिक्विड लिया था, ठीक है, और लिक्विड लेने के बाद आपने देखा था कि भाई रूम टेम्परेचर के भी हम कहते हैं कि जो पानी यानी वाटर है इट विल एवेपोरेट, ये एवेपोरेट करता है, ठीक है। तो ये जो वाटर है हमारे पास, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, एवेपोरेट करेगा, ठीक है जी। अब अगर जो
हम इसको ओपन रखते हैं, इस बीकर को अगर हम क्या करते हैं भी ओपन रखते हैं, तो जितने भी हमारे पास वाटर वेपर्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा बनते जाएंगे। तो अगर हम क्या करते हैं भाई, अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं, अगर इसको क्लोज करते हैं तो क्या होगा कि अबव सरफेस ऑफ लिक्विड वाटर वेपर्स जो है वो इकट्ठा होना शुरू होंगे, और फिर क्या होगा कि ये जो वाटर वेपर्स हैं वो इन तमाम दीवारों से भी टकराएंगे, और इसके साथ साथ ये जो सरफेस ऑफ लिक्विड है इस पर भी जाके स्ट्राइक करेंगे। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम कहते हैं कि ये जो वेट वेपर्स फॉर्म के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स थे ये वापस से इस लिक्विड का हिस्सा बन जाए, और वापस से हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो कि ये कंडेंसेशन का प्रोसेस कर दें। ठीक है, हम यहां लिख सकते हैं कि लिक्विड जो है ये एक तो फॉरवर्ड में जाते हुए वेपर्स में कन्वर्ट होता है, और हमने कहा कि वेपर्स जो हैं ये दोबारा से लिक्विड सरफेस के साथ वापस जो है क्या कहते हैं ना उसे मर्ज होते हुए, ठीक है, लगते हुए दोबारा से कंडेंस बैक होते हैं। तो ये दो प्रोसेस हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ही मुमकिन होगा जब हम बीकर को क्लोज करेंगे। ठीक है, हम जब बीकर को क्लोज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये उस वक्त ही मुमकिन होगा। अगर हमने बीकर को ओपन कर दिया तो जितनी भी अमाउंट ऑफ हमारे पास वाटर वेपर्स बने थे वो सारे के सारे इवेपोरेट यानी कि एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएंगे। तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हो सकता। तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है इन अ क्लोज कंटेनर और इन अ क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, उसमें इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। समझाइए आप लोगों को इस बात की। सेकंड पॉइंट हमारे पास है कैन एस्टैब्लिश फ्रॉम ईदर साइड। अब ये मैं रेज करना चाहूंगा क्योंकि इसकी जगह पर मैंने राइट करना है, आप लोग सिमेट्स लगा के बैठे हुए तो बस कर दो। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारे पास है इट कैन बी एस्टैब्लिश फ्रॉम ईदर साइड। इट कैन बी एस्टैब्लिश फ्रॉम ईदर साइड। ईदर साइड मतलब क्या था, किसी भी तरह से, यानी किसी भी तरफ से, फॉरवर्ड या बैक, जिस तरह से भी आप चाहें कर सकते हैं, ईदर साइड। ठीक है भाई, यानी कि हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अगर क्लोज होगा तो होगा नहीं, अगर ओपन होगा तो वो इरिवर्सिबल। हाँ समझाओ सर, क्लोज होना जरूरी है, बिल्कुल। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। ठीक है सर, एक बात पूछनी है, दुआ जरूर पूछें आप, एक बात जल्दी से पूछ लें आप, एक बात। ठीक है सर, एक ही बात पूछनी है आपने। ठीक है, अच्छा, इट कैन बी एस्टैब्लिश फ्रॉम ईदर साइड, यानी कि वो रेक्टेंट्स के मिलने से भी इक्विलिब्रियम डेवलप करवा सकता है, मतलब हो सकता है, और वो प्रोडक्ट के डिकम्पोज होने से, टूटने से भी जो है हम कहते हैं रेक्टेंट में कन्वर्ट होने से भी इक्विलिब्रियम जो है सिस्टम के अंदर डेवलप हो सकता है। तो फ्रॉम ईदर साइड मींस के फ्रॉम रेक्टेंट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, फ्रॉम ईदर साइड ये हो जाएगा। सर प्रेशर कुकर की एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं भी, आप लोग बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें प्रोसेस सारा चल रहा होता है। तो मैं बता चुकी आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास है इट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। हम ये कहते हैं कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, क्या आप लोगों ने 10th क्लास पढ़ी थी? क्या आपने 10th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी थी? क्या आपने 10th क्लास में जो केमिस्ट्री पढ़ी थी उसमें पहला चैप्टर केमिकल लिंकिंग पढ़ा था? क्या आपने उस चैप्टर के अंदर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक लिंकिंग पढ़ी थी? अगर पढ़ी थी तो फिर आपको याद होगा कि इक्विलिब्रियम जो है इट्स अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। सर इक्विलिब्रियम कौन से रिएक्शंस पर एप्लीकेबल है? सिर्फ रिवर्सिबल, सिर्फ रिवर्सिबल। ठीक है, सिर्फ रिवर्सिबल पर है। अभी बताएं, कोई मसला साफ साफ चल रहा है तो बता दें। हाँ, हाँ भी समझ आ गई है सर, पढ़ी होगी, पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी होगी। यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोगों ने? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी हो चुकी हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम समझा दूं। तो यहाँ तक समझ आइए आप लोगों को। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है कामिल, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो कुछ और चीज होती है। सर आपको 10th भी आती है? नहीं, मैंने 10th नहीं की, डायरेक्टली तौर पे 10th के बजाय फर्स्ट ईयर में चला गया था, 10th किए बिना। सही है, ठीक है, 10th की थी तो 10th की थी तो उसका भी नॉलेज है थोड़ा बहुत। सर ये रिवर्सिबल नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे? हाँ भी सही है, मालूम नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, रिवर्सिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है भाई हमारे पास सेक्शन की कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है, लाजमी नहीं है। सर ये बुक में नहीं तो नहीं है भाई, बुक में नहीं है, आप पॉइंट तो लिखे ना सारे के सारे। मेरा क्वेश्चन
बेहतर कर लें। अच्छा जी बताएं, जल्दी बता दें। मालूम बताइएगा दोबारा से क्वेश्चन लिखिएगा ताकि मैं आपको पढ़ सकूं क्वेश्चन ना। अच्छा मैं आप लोगों को बताया कि मैंने आप लोगों के लिए जो कल था अपने क्या कहते हैं टेस्ट था, उसकी मैंने की अपलोड की हुई है, वो आपने देखी है। सर फर्स्ट पॉइंट समझा दें सर आप। अच्छा अभी थैंक यू सो मच भाई। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल पर क्यों अप्लाई होता है, इरिवर्सिबल क्यों अप्लाई नहीं होता। इससे नहीं होता कि हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन ऐसे करते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और जब रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो इस केस में हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका है। और अरीबा ने कहा कि एफएससी के स्कोर कितने, यार इतनी इतनी बातें तो नहीं पूछा करते ना, इतने हसास किस्म की बातें नहीं पूछा करते, ठीक है। अच्छा चले भाई, इट इज एस्टेब्लिश इन क्लोज सिस्टम, ये तो मैंने आपको बता दिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये चीज क्लैरिफाई की थी कि एक बीकर में लेट्स सपोज वाटर मौजूद है, वो एवेपोरेट करेगा। अगर वो ओपन है तो जितने भी वेपर्स क्रिएट होते सारे के सारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएंगे। अब अगर आप उसको बंद कर देते हो, उस कंटेनर को, उस बीकर को क्लोज कर देते हो, तो उस बीकर के क्लोज करने से क्या होगा, जितने वाटर वेपर्स देखे वो बने थे, डेवलप हुए थे अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो आपस में भी टकराएंगे, दीवार से भी टकराएंगे और विद सरफेस ऑफ वाटर भी टकराएंगे। तो इसको हम कहते हैं कि फिर हमारे पास चांस है कि वापस जो है कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि क्लोज सिस्टम में ही होता है। अच्छा इन इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम ईदर साइड, ये तो बड़ा सिंपल है यार कि रिएक्टेंट्स मिलके जो है इक्विलिब्रियम को डेवलप कर सकते हैं, या इवन के प्रोडक्ट जो है उनको डिकम्पोज करने के बाद भी हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स में वो कन्वर्ट होते हैं। सर कल वाले टेस्ट का एक क्वेश्चन इरफान लाजमी करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे। सर थर्ड पॉइंट समझा दें। इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जो भी रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शंस होते हैं उनकी मेजर प्रॉपर्टी जो है वो इक्विलिब्रियम होती है, वो लाजमी डेवलप होती है। हैदर मैंने बताया आपको कि ये जो है ये फ्रॉम रिएक्टेंट साइड भी हम अचीव करवा सकते हैं, ये प्रोडक्ट के डिकम्पोज होने से भी हम जो है इनको गेन कर सकते हैं। दोनों तरफ से रिएक्टेंट के थ्रू भी इक्विलिब्रियम डेवलप हो सकता है और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं उनके थ्रू भी हम कहते हैं कि हमारे पास ये इक्विलिब्रियम डेवलप हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं इसको रेज करूंगा और मैं मैक्रोस्कोपिक समझा दें। ये बड़ी, मैक्रो मींस लार्ज होता है, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक मींस ये लार्ज स्केल हमारे पास है, ठीक है। में हम इसे फिजिकल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं सरफशान, ये जो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक टर्म हम यूज करें ना विद इक्विलिब्रियम, ये क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि भाई जितने भी रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हैं उन सब के अंदर, ठीक है, ये जो इक्विलिब्रियम वाला स्टेज है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी जो है टाइम ड्यूरेशन के ऊपर एस्टैब्लिश जरूर होती है, ठीक है भी। अब मैं चलूंगा आगे और हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। चले जनाब, अब इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास फर्स्ट वन जो है इसको कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, और सेकंड को हम कहेंगे हमारे पास क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ये वो टाइप ऑफ, इसका मतलब क्या है, देखो भाई मैक्रोस्कोपिक मींस लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल। सर आप सिर्फ एक वर्कशीट दे रही हैं, उसमें मेरा काम नहीं चल रहा। वो मैं आपको बताऊं कि वर्कशीट की जहां तक बात है तो मेरे चैप्टर नंबर 7 जो भी 7 नहीं क्या तुम कौन सा कर रहा था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहा था, चैप्टर नंबर 10 कर रहा था फ्रॉम पार्ट 1, उसकी दो वर्कशीट दी थी। पहला मैंने दिया था आप लोगों को सिंपल जो है उसकी प्रैक्टिस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने की, जो दूसरी मैंने दी थी अच्छा, तो दूसरी जो मैंने वर्कशीट दी थी वो ओवरऑल तमाम टॉपिक्स के लिए थी। सर जी आप एक ही पोस्ट दो बार शो होती है, और ये बात कोई बात नहीं, दो बार शो होने में क्या मसला है। अच्छा तो स्टैटिक रीजन की हम बात करेंगे, इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, ठीक है, रुका हुआ, ठीक है, हम कहते हैं स्टॉप, यानी वो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जिसके गेन करने के बाद हम कहते हैं कि जब इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया सिस्टम के अंदर, तो रिएक्शन जो है जो फॉरवर्ड और रिवर्स जा रहा था वो रुक जाएगा, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं, इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं, इट्स कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है कहेंगे, ठीक हो गया। इसको यहाँ राइट भी कर लेते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम, ठीक है, कि जिसमें हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप कर जाए आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इज कॉल्ड एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। Type of equilibrium in which
the reaction stop when reversible reaction gain equilibrium condition. ठीक हो गया। और ये हमारे पास था स्टैटिक। अगर हम बात करते हैं सेकंड वन की, ये हमारे पास होता है डायनामिक। और डायनामिक का मतलब क्या होता है? चलता रहना, कंटिन्यू। ठीक है, डायनामिक। ठीक है भाई। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है? ये वो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसमें कि रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम डेवलप कर भी ले तो फिर भी रिएक्शन जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, वो स्टॉप नहीं करेगा। इस तरह के रिएक्शंस को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। डायनामिक मतलब होता है कंटिन्यू, चलते रहने वाला। सर स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब तक अटेन रहेगा जब तक कि डिस्टर्ब ना हो, या फिर डिस्टर्ब, देखो होता है डिस्टर्ब। दोनों तरह के रिएक्शन, अभी हमने बात करी लीचेटली प्रिंसिपल की, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। हम जब डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस को चेंज करते हैं ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिवर्सिबल टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब होता है और वो वापस से रीगेन भी होता है। ठीक है, तो वो आपने देखना है। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है? द रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम in which the reaction still continue even after attainment of इक्विलिब्रियम। इसको हम कहते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक हो गया। वो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि स्टैटिक ना हो, जो रुके ना, जो कंटिन्यू रहे इवन आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है? अगर समझ आई है तो आपने मुझे बताना है। ठीक है, और दोनों तरह के जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होते हैं, इसमें हम ये बात कहते हैं कि भाई जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम टेन होने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट ही रहती हैं। बताएं जल्दी से, कोई मसला है यहां तक आप लोगों को? नहीं है तो क्लियर मेंशन कीजिएगा। फिर कुछ ग्राफ है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम आगे चलेंगे और हम लॉ ऑफ मास एक्शन को बताएंगे। सर स्टैटिक को अगेन बता देंगे। ये तो स्टैटिक का मतलब रुका होता है, मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जिसमें कि इक्विलिब्रियम गेन करने के बाद रिएक्शन स्टॉप कर जाए, इसे हम स्टैटिक कहते हैं। बस फिर यही ना। हाँ भाई, ग्राफ अभी ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे। मुझे बताएं यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? दोनों के दोनों भाई इक्विवेलेंट है। हम इसको, इसमें किसी को ये नहीं कह सकते कि ज्यादा है या कम है कोई। ठीक है, अच्छा भी चलें भी। सो इसको मैं रेस करूंगा और रेस करने के बाद मैं कुछ ग्राफ आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। उसमें कुछ चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों को बताना चाहिए। ये बहुत बेसिक है हमारे पास। ठीक है, और इससे रिलेटेड हमने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत बेसिक था। चीजों को क्लैरिफाई करना भी जरूरी है। कुछ चीज हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ा बहुत नो हाउ नहीं होती, तो उनको भी पता होना चाहिए। ठीक है भाई। अच्छा भाई, एग्जांपल भी दे देते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, अगर हम बात करते हैं भाई इस चीज की, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। सर लाइट टॉपिक है, प्लीज जल्दी करवा दें। बिल्कुल ठीक है भाई। मसला ये है कि जब तक आप लोगों का वो रिस्पॉन्स नहीं आता ना, मुझे खुद भी जो है वो क्या कहते हैं ना, अभी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि स्टूडेंट को समझ आया नहीं आया। ठीक है, जल्दी से जो है हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ के थ्रू मैं आप लोगों को समझा देता हूं, जिसके बाद हम आगे की तरफ को मूव करेंगे। ठीक हो गया? देखो,
along y axis, along x axis। ठीक हो गया? ठीक है, अब देखो यार राइट भी कर लेता हूं, फिर आप कंफ्यूज होंगे। अच्छा, तो अब देखो इस ग्राफ पे अगर हमने फोकस करना है, देखिए अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात करते हैं एक डायरेक्शन की, तो अगर वो डायरेक्शन रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर वो क्या है हमारे पास एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट कंज्यूम होकर अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है और प्रोडक्ट डिकम्पोज होके टूटने के बाद रिएक्टेंट जो है, ठीक है, इसमें अपने आप को जो है वो कन्वर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब देखेंगे आप ये इस बात को गौर करेंगे, देखो मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है इसमें y एक्सिस के अलावा मेरी कंसंट्रेशन ली है और x एक्सिस के अलावा मेरे टाइम लिया है, ठीक हो गया। अब देखिए जरा, जैसे जैसे आप लोग टाइम कंज्यूम करते हैं, आप ये बात जानते हैं जब हम रिएक्शन की बात करते हैं वो रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन के अंदर इनिशियल स्टेज के ऊपर जैसे हमने रिएक्शन अभी स्टार्ट किया था तो उसमें हमारे पास रिएक्टेंट की अमाउंट मैक्सिमम होगी, प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक तौर पे ये शो करता है कंसंट्रेशन को, और हम समाव कह सकते हैं कि भाई ये किस चीज को भी रिफ्लेक्ट करेगा, भी रेट ऑफ फ्रिक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो इनिशियल स्टेज के ऊपर ये है रेक्टेंट और रेक्टेंट की अमाउंट हमारे पास है मैक्सिमम, ठीक हो गया, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये शो करता है प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट की अमाउंट एट स्टार्ट ऑफ फ्रिक्शन हम कहते हैं कि नहीं होती है, जीरो होती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तो हमने सिर्फ रेक्टेंट्स को मिलाया है, ठीक है, अभी सिर्फ हमने रेक्टेंट्स को आपस में मिक्स अप किया है, तब ये रेक्टेंट्स कंज्यूम होंगे तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो हम समहाउ कह सकते हैं कि एट इनिशियल स्टेज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज निल एंड द अमाउंट ऑफ रेक्टेंट इज मैक्सिमम, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग टाइम ड्यूरेशन कंज्यूम करते हो, टाइम कंज्यूम करते हो, तो हम ये बात कहते हैं कि जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है, ठीक है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आएगा कि जिसपे आप देखेंगे कि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, वो कांस्टेंट हमारे पास हो जाएंगे, इनमें चेंज नहीं आएगा। आप देख सकते हैं इस लाइन का मतलब ये है कि चेंज नहीं हो रहा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अमाउंट कांस्टेंट हो चुकी है। इस तरह के स्टेज को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक ये चीज यहाँ पर शो हो रही है, और दूसरी चीज यहाँ पर क्या शो हो रही है वो ये है कि देखें जब आप इनिशियल स्टेज की बात करते हैं, जब रिएक्शन आपने स्टार्ट किया है, जब आपने टाइम को जो है मतलब अभी 0 मिनट फिर 1 मिनट फिर 2 मिनट हुआ, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जो रिएक्टेंट है, ठीक है, इनका क्योंकि इनकी अमाउंट ज्यादा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, और रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन जो है वो थोड़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप रिएक्टेंट की अमाउंट को कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे प्रोडक्ट की अमाउंट बनती जाएगी, तो रिवर्स सेक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो स्पीड है, ठीक है, वो कम होती जाएगी, ठीक है जी। तो ये ग्राफ आपको कुछ चीजें शो कर रहा है, एक तो ये आपने देखा कि रिएक्टेंट की अमाउंट मैक्सिमम होती है इनिशियल स्टेज, प्रोडक्ट की अमाउंट जीरो होती है, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये अमाउंट जो है वो चेंज होना शुरू होती है। एक स्टेज ऐसी आती है, टाइम ऐसा आता है जिसपे कि हम कहते हैं कि इनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा दूसरा पॉइंट मैंने आपसे क्लैरिफाई किया, दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप बात करते हो इस ग्राफ की तो इसमें आप ये देखते हो कि रेक्टेंट जो है उनकी डिसअपीयरेंस हो रही है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। हम कहते हैं कि चूंकि रेक्टेंट इनिशियल तौर पर ज्यादा थे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन शुरू में बिल्कुल नहीं था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये बस पॉइंट आपको क्लैरिफाई करना था। आपको ये समझ आ चुका है तो क्लियर लिख दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन का थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकूं और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको डिस्क्राइब कर सकूं। अभी हर दिन आपको सर दर्द कर रहा होता है मारूफ, मुझे बताएं कि समझ आ चुकी है आप लोगों को? हम मानूर समझ आ गई आप लोगों को? क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका है सर? एमसीक्यूज बता दें। बिल्कुल आयशा, मैं चाह रहा हूं उसी तरफ जाऊं ताकि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी लॉ ऑफ मास एक्शन का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखा के आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवानी है। तो अगर आप लोग यहां तक क्लियर कर चुके हैं तो क्लियर लिख दीजिएगा ताकि हम आगे चल सकें। हाँ, टेस्ट भी लेना है।
देखा, समझ नहीं है, शरीका का मसला आ रहा है ना यहाँ पर। वो ये कह रही हैं कि इसकी प्रॉब्लम आ रही है उनको, तो ये थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा, शरीका एक दफा रिपीट करूंगा, आपने जल्दी से जो है इसको अंडरस्टैंड करना है। देखो, अलोंग वाई एक्सिस हमने ली है कंसंट्रेशन, अलोंग एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं टाइम, ठीक है। सो वाई एक्सिस के अलोंग कंसंट्रेशन है, तो हम कहते हैं कि एट इनिशियल स्टेज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मिनिमम होती है, नहीं होती, ना होने का होती है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम जो है गुजरता है वैसे वैसे रिएक्टेंट्स जो हैं, ठीक है, वो कंज्यूम होते जाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट बनते जाते हैं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है जिसपे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है, इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि जब देखो इनिशियल तौर पे रिएक्टेंट की अमाउंट मैक्सिमम थी, तो इस सूरत में हम कहते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, स्पीड अप होगा, तेज होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते आ रहे हैं वैसे वैसे जो स्पीड ऑफ या फिर रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो कम होगा, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाएंगे वैसे वैसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन बढ़ता जाएगा। सर ये पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लैरिफाई किए, समझ आ चुकी है आप लोगों को। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखो हम कहते हैं इनिशियली तौर पे, इनिशियल रेट ऑफ फॉरवर्ड ग्रेटर और रेट ऑफ, या इसको लेते हैं ना रिवर्स के लिए स्मॉल आर लिख देता हूं, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, लेस होता है, ठीक है। और इसके वाइस वर्सा, जब आप लोग जाते हैं कुछ टाइम कंज्यूम करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होना शुरू हो जाता है और रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, और एक टाइम आता है जिसमें दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं इट्स कॉल्ड सिंपल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सर स्टैटिक ग्राफ में स्टैटिक इक्विलिब्रियम आती है बिकॉज रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता हो रहा मोड, ठीक है, मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं हो रही होती, बिल्कुल सही कह रहे हो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है, उसमें फर्दर कोई चेंज नहीं आ रहा होता। क्लियर हो चुका है भाई? चलिए भाई आगे चलते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे और मैं आप लोगों को जल्दी से एक लॉ ऑफ मास एक्शन का फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताऊंगा, उसी कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, फिर हम करेंगे एमसीक्यूज, टेस्ट आपका और एमसीक्यूज आएंगे। देखो आप ये बात जानते हो, लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सो लॉ ऑफ मास एक्शन का एक तो ये पता होना चाहिए किसने दिया था आप लोगों को, ठीक है, किसने ये प्रपोज किया था, सी एम गुलबर्ट, ठीक है, एंड पी डब्ल्यू पी बेट्स, ठीक है, ये बेसिक टॉपिक हमारे पास है, सर मैंने तो रिलीज भी कर दिया, बहुत लेट करती हैं आप, थोड़ा सा रिवाइज करके आपने सुनना है, ठीक है। सो सी एम गुलबर्ट, ठीक है, और पी बेट, ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था लॉ ऑफ मास एक्शन को, ठीक है, इन 1864, ठीक है। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि इट्स टू बेसिक, बहुत आसान है। मैं फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूंगा जिसमें कि हम केसी की बात करते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है जी? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन सेम नहीं होती, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम नहीं होती लेकिन कांस्टेंट हो जाती है, ये ध्यान रखना। कामिल लाजमी नहीं है कि दोनों की जो है कंसंट्रेशन इक्वल हो, इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है। अच्छा तो अब देखो जरा, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर जो हम कहते हैं कि Kc वैल्यू जो है, ठीक है, इट्स टू लार्ज, इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रिएक्शन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट। और ऑलमोस्ट कंप्लीट का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको बता दूं, रिएक्शन की कंप्लीशन का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। देखो आप ये बात जानते हो, केसी एक्सप्रेशन राइट ही हम जो है इक्विलिब्रियम के लिए करते हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। अब केसी की वैल्यू अगर बहुत लार्ज है तो ये कब होगी? ये देखो केसी का मतलब क्या होता है? इट्स द रेशियो ऑफ टू कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। केसी की वैल्यू बड़ी तब होती है जब प्रोडक्ट की अमाउंट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, और जब प्रोडक्ट की अमाउंट ग्रेटर हो एज कंपेयर टू रिएक्टेंट तो हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है, ठीक है, कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। ठीक हो गया एक बात। दूसरी बात ये केसी जो है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक हो गया, और अगर हम कहते हैं कि भाई केसी की वैल्यू की हम बात कर लेते हैं, अगर जो है ये लेस देन है इस चीज से भी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, ठीक है, ये जरा आपने गौर से सुनना है क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा ना वो मसला करते हैं।
सो Kc इज लेस देन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो अब इस सूरत में हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? इस सूरत में हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई ये रेशो ग्रेटर है एज कंपेयर टू Kc वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की अमाउंट ग्रेटर है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो रिएक्शन रिवर्स जाएगा। अब ये बड़ा मसला करेगा आप लोगों को, शायद ये क्लियर भी हो जाए आप लोगों को, ठीक है। और अगर जो क्या हो Kc की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं P और R से लिख रहा हूं, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये फॉरवर्ड जाएगा। ये समझ आती है आप लोगों को? जरा ये बताएं कि समझ आती है आप लोगों को? Kc वैल्यू लेस देन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या होता है कि ये रेशो बड़ी है एज कंपेयर टू Kc वैल्यू। Kc वैल्यू क्या होती है? इट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एनी रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर ये रेशो ग्रेटर हो एज कंपेयर टू Kc वैल्यू, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन रिवर्स बैक जाएगा ताकि प्रोडक्ट को कंज्यूम करके रिएक्टेंट में कन्वर्ट करे और फिर ये रेशो एग्जैक्टली Kc के इक्वल हो जाए। समझ आई आप लोगों को? अब कहते हैं कि Kc की वैल्यू अगर ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये रेशो छोटी है एज कंपेयर टू Kc वैल्यू। अगर ये रेशो छोटी हो तो हम कहते हैं कि मोर एंड मोर रिएक्टेंट विल कंज्यूम टू मेक प्रोडक्ट टू मेक दिस रेशो इक्वल टू Kc वैल्यू। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि Kc इक्वेशन से हमें पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आप देखेंगे टेस्ट में आएगा, ठीक है। बताएं जल्दी से, समझ आ गई आप लोगों को? इसकी एग्जांपल दे भाई, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है भाई, ये एक रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। अब अगर आप इसकी बात करते हैं, देखो इसका Kc वैल्यू एग्जैक्टली तौर पे लिटरेचर मौजूद होगी, ठीक है, वो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं रफली बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब मैं अगर कहता हूं कि भाई इसकी लिए जो Kc वैल्यू मैंने लिखनी है, ठीक है, अगर ये लेस देन है किस चीज के भी, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेशो बड़ी है एज कंपेयर टू दिस वन, सो ये रेशो बड़ी है, इट मींस के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हायर हो चुकी है, तो प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, रिवर्स सेक्शन जाएगा ताकि ये जो हमारे पास रेशो है ये एग्जैक्टली तौर पे Kc वैल्यू के इक्वल हो सके। तो बताइए आप लोगों को, मैं कर देता हूं राइट, कोई नहीं सर, Kc वैल्यू का इज गिवन, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वैसे लाजमी प्रोवाइड ना भी की जाए तो आपको इससे मुताबिक जरूर पता होना चाहिए। सर प्लीज टेस्ट ले लें, मैं भी ले लेता हूं, अभी बात अभी ले लेता हूं, कोई इशू नहीं, ठीक है। हाँ भाई ठीक हो गया। अब चलिए इनका टेस्ट करें जरा, विजिबल है स्क्रीन पे, तो टेस्ट दे इनको। लेकिन इनका आपका टेस्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, आपको लगेगा आसान क्योंकि हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि मसला पता है क्या, इट्स टू बेसिक, तो उसमें हम जो है, इसलिए मैंने आप लोगों को जल्दी जल्दी गो थ्रू करवाया। ज्यादा मैं जो है इसकी यहाँ तो डिटेल में गया हूँ और ना ही मैंने इसकी इतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवाई, सिर्फ इसलिए कि भाई ये बहुत बेसिक है, रिलेटेड एमसीक्यू कम ही बनते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है भाई। ये पता होगा तो फिर ही हम आगे चल सकेंगे। ले जनाब आप लोगों का टेस्ट और उसका रिजल्ट भी आ गया। अभी आसान टेस्ट होना चाहिए था, मतलब आपको फुल मार्क्स आने चाहिए थे। एक तो ये कि वही बातें हमने की थी लेक्चर के दौरान, वही आप लोगों से टेस्ट में पूछ ली है, ठीक है, कोई मुश्किल बात इसमें थी नहीं। आप मुझे बताएं कि कोई मसला, कोई इशू, कोई मसला है तो बता दें जल्दी से। फिर आज का हम लेक्चर वाइंड अप करेंगे और अपने रिव्यूज आप देंगे तो मेरा 10,000 का एक मार्क जो है वो पूरा हो जाएगा। सो जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ ना 10,000 चाहे होगा, ठीक है। अभी ये एमसीक्यू नंबर 1 कह रहे हैं, आरटीएम तहसील, चलें भी जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं उसको। हाँ अभी पहला था रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज प्रोडक्ट आर रिएक्टिव। बात की थी ना रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस के अंदर कि वो रिएक्शंस जिसमें के जो प्रोडक्ट होते हैं दे आर क्या होंगे, दे आर मोर रिएक्टिव, ठीक है, वो रिएक्टिव होते हैं। और सेकंड द यूनिट ऑफ एसी रिएक्शन, यार मैंने ये डिस्कस नहीं किया था, वैसे मैंने देख किया था कि चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि आप लोगों को होगा नहीं होगा, लेकिन हमने कल इस पर प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। बाकी ये जो बाकी चीजें हैं तो मैंने अभी डिस्कस कर ली थी आप लोगों से, मेरे ख्याल से इसमें कोई बात मुश्किल नहीं है जो आप लोगों को डिफिकल्ट लगे। हाँ भाई समझ आ चुकी है आप लोगों को, तो अब हम अलविदा करें, ठीक है भाई। सेकंड वाला एमसीक्यू बड़ा आसान था, सुनहरा अभी तो डिस्कस किया था ना आप लोगों से, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी इसके अंदर भी, ठीक है। ठीक है जी, अब आपसे कल मुलाकात होगी। मैं चाहता हूँ कि यार आप जल्दी जल्दी रिव्यू दें, मैं उस रिव्यू को देखे 10,000 वाला जो एक फिगर है ना उसको जरा एंजॉय करें, ठीक है। तो अब आपसे कल मुलाकात होती है, कल इंशाल्लाह मिलेंगे और रात को कोर्स में मिलेंगे, ठीक है। अपना रिव्यू दीजिएगा क्योंकि 168 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 47 चाहिए, ठीक है।
ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।